जितने भी एग्जाम्स हैं आने वाले समय पे, आरआई, पटवारी, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला परिचारक, जितने भी एग्जाम, उसके लिए हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको साइंस की क्लासेस निःशुल्क मिलने वाली है, एमसीक्यू की क्लासेस फ्री में मिलने वाली है। तो जितने प्रतिभागी जुड़े एक बार वीडियो को जोरों शोरों से लाइक कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है वेव, तरंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तव में वेव क्या है, तरंग क्या है। अगर मैं तरंग की बात करूं तो जैसे कि हमने पहले क्लास में देखा था कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वैसे ही जो वेव होता है, जो तरंग होता है, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है। बट यहाँ पे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का प्रवाह अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में कि तरंग एक प्रकार का वाइब्रेशन है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है। क्या है? विक्षोभ। मतलब जब तरंग ऊर्जा के रूप में बढ़ती है, हमने देखा था इससे पहले जब मैंने ऊष्मा पढ़ाया था, तो ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा थी। जहां पे वो हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होती थी, एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित होती है। ऐसे ही तरंग भी क्या है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, एक प्रकार का वाइब्रेशन है, एक प्रकार का विक्षोभ है, जो ऊर्जा ही है। बस क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो यहाँ पे बहने का तरीका अलग है। यहाँ पे कैसे बह रहा है, यहाँ पे तरंग के रूप में बह रहा है। इससे पहले हमने ऊष्मा पढ़ाया था तो देखा था कि जो ऊर्जा है ये ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसके रूप में आगे बढ़ रहा है, वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग शेड्यूल्ड है, जिसके थ्रू बच्चे क्या बोलते हैं, वेव क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम तरंग को कैसे परिभाषित करेंगे, तो तरंग ऊर्जा का रूप है जो विक्षोभ के रूप में, डिस्टरबेंस के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में, कंपन के रूप में एक जगह से दूसरे जगह पर आगे बढ़ती है। दैट्स क्लियर। क्या इतनी बातें समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई कि तरंग भी एक प्रकार का ऊर्जा है जो विक्षोभ के रूप में, तरंग जो विक्षोभ के रूप में और कंपन के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्या करती है, जाती है। तो क्या तरंगे ऊर्जा है या कुछ और है? तो जो तरंग के बारे में अगर हम लोग डिटेल एनालिसिस करें तो देखने को मिलती है कि तरंगे केवल ऊर्जा और संवेग का परिवहन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तरंगे क्या होती है, केवल ऊर्जा और संवेग का परिवहन करती है। तरंग के रूप में ऊर्जा और संवेग का क्या करती है, परिवहन करती है, द्रव्यमान के रूप में नहीं। ये लाइन कई बार पूछा गया है कि तरंग किसके फॉर्म में आगे बढ़ता है, तो तरंग जब भी आगे बढ़ता है ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ता है। तरंग किसके रूप में आगे बढ़ता है, संवेग के रूप में आगे बढ़ता है, कभी भी मास के रूप में आगे नहीं बढ़ता है। माध्यम के जितने कण होंगे अपने जगह पे मौजूद होंगे, कण कंपन करेंगे, लेकिन कण अपना स्थान नहीं बदलेंगे। कण अपना स्थान नहीं बदलेंगे कहां पे, जब तरंग आगे बढ़ती है। तो तरंग में क्या होता है, ऊर्जा और संवेग परिवहन करती है, लेकिन द्रव्यमान आगे नहीं बढ़ती। तो अभी जैसे कि JK LM वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से, ये इस प्रकार का क्वेश्चंस रहेगा, निम्न में से कौन सा तरंग के रूप में आगे बढ़ती है या तरंग के साथ आगे बढ़ती है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन दे देगा भैया, कूट वाले प्रश्न बना देंगे, जैसे कि लाइक दैट वे के एल। पहला दे देगा ऊर्जा, दूसरा दे देगा संवेग, और तीसरा दे देगा द्रव्यमान। ये तीन प्रकार के अलग अलग कूट दे देंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो क्लियर है, अदरवाइज आप गलत करके आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या रहेगा, केवल J&K, केवल K&L, केवल J, या सभी। सभी मतलब JKL। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए विच इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी तरंग आगे बढ़ती है, तरंग जब आगे बढ़ती है तो तरंग जब भी आगे बढ़ेगी किसके फॉर्म में आगे बढ़ेगी, तरंग ऊर्जा को भी लेके जाएगी, तरंग संवेग को भी लेके जाएगी। इसका मतलब यह है केवल J&K। द्रव्यमान को आगे नहीं बढ़ाते, किसको आगे नहीं बढ़ाते, द्रव्यमान को आगे नहीं बढ़ाते। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं,
फ्रेम किए जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो तरंग है क्या चीज? तरंग एक ऐसा कंपन है, तरंग एक ऐसा विक्षोभ है, एक ऐसा ऊर्जा का रूप है जो एक जगह से दूसरे जगह क्या होती है, स्थानांतरित होती है। एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होती है, स्थानांतरित होती है, प्रतिस्थापित होती है। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। ठीक है दीक्षा, कल्याणी, वेरी गुड। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग क्या समझते हैं, भैया जो तरंग है, इस तरंग को हम लोग कितने प्रकार में कैटेगराइज करेंगे, तरंग को कितने प्रकार में बांटेंगे। तो तरंग को बांटने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं तरंग को बांटूं, आप लोग देखोगे कभी कभी नदी किनारे बैठे रहते हो और मस्त एक पत्थर लिए और पत्थर लेके नदी में से फेंक के मार दिए, या तालाब में बैठे हो, तालाब में एक पत्थर लिए ऐसे फेंक के मार दिए, या कभी कभी रस्सी एक साइड से बंधा हुआ है, रस्सी को ऐसे ऐसे हिला रहे हो, वो भी एक ऐसे ऐसे तरंग के रूप में आगे बढ़ रही है। या समुद्र की लहरें आप देख रहे हैं, वो भी तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो वास्तव में ये तरंग है क्या चीज? हम साउंड को देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोई आप में से कोई क्लासरूम के उस किनारे में बैठा है, वहां तक भी आवाज आ रहा है, यहाँ पे बैठा है उसको भी आवाज आ रहा है। आप में से कोई बच्चा जांजगीर चांपा में बैठा है, उसको भी आवाज आ रहा है, कोई सुकमा में बैठा है, उसको भी आवाज आ रहा है। मतलब चाहे आप कहीं भी रहो, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो मतलब ध्वनि भी एक प्रकार का तरंग ही है जो तरंग के रूप में आगे बढ़ रही है। प्रकाश भी क्या एक तरंग है क्या? प्रकाश भी जब आगे बढ़ रही है तो तरंग के रूप में आगे बढ़ रही है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर मैं माध्यम के आधार पे बताऊं तो दो प्रकार के होते हैं। ऐसा कुछ भी है जिसकी माध्यम की आवश्यकता है, जिसको माध्यम की आवश्यकता है, वो सारे के सारे माध्यम की आवश्यकता है, मतलब जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, वे सारे के सारे तरंगे क्या कहलाती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। जिनको आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम, मीडियम। मीडियम मतलब क्या, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई सॉलिड लिक्विड गैस जो भी हो सकता है, वॉटेवर। तो हवा, पानी, कुछ भी जब आगे बढ़ना हो तो ये सारे कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हवा एक माध्यम की तरह है जो आप तक सुनाई दे रहा है। जैसे लास्ट छोर तक आवाज जा रहा है ना, जी जा रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि बीच में हमारे बीच क्या है, हवा है, हमारे बीच क्या है, वायु है। और वो वायु किसकी तरह काम कर रहा है, माध्यम की तरह काम कर रहा है। और मेरी आवाज मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ वहां तक किनारे तक आवाज जा रहा है। अगर इतना बड़ा क्लासरूम में लास्ट तक आवाज जा रहा है, इसका पीछे ये कारण है कि कहीं ना कहीं एयर एक किसकी तरह काम कर रहा है, मीडियम की तरह काम कर रहा है। एयर किसकी तरह काम कर रहा है, मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको संचरण के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ भी निर्वात में गति नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, अगर मान के चलो मेरे को कांच के बक्से में बंद कर दिया जाए, मैं कितना भी चिल्ला लूं, मेरी आवाज तुम्हारे तक सुनाई नहीं देगा। कई बार देखना, फैमिली वाले लोग घूमने जा रहते हैं, बच्चा कार के अंदर सो रहा है, छोड़ के इधर चले जाते हैं, कार अंदर से लाओ, बच्चा उठ गया, एकदम रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बाहर तक आवाज ही नहीं जा रहा है किसी को। क्यों? क्योंकि वहां पे तो अंदर तक है, लेकिन वैक्यूम बीच में क्या हो गया, कार की दरवाजा बंद है, कार के शीशे बंद है, तो कहाँ से, मीडियम तो बंद हो गया। जो हवा यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था तो बंद कर दिया आपने। तो बच्चा रो रो के पागल, आवाज कैसे खुलेगा दरवाजा? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, निर्वात में गति नहीं कर सकती कौन, यांत्रिक तरंगे। तो जितने भी तरंगे हैं जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, विदाउट मीडियम नो प्रोपेगेट, आगे बढ़ ही नहीं सकती, प्रोपेगेशन हो ही नहीं सकता उसमें। तो कहीं ना कहीं इनको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। अब वो माध्यम चाहे ठोस हो सकता है, चाहे द्रव हो सकता है, चाहे गैस हो सकता है। तो जब इनको माध्यम चाहिए, निर्वात में गति नहीं कर सकता, याद रखना। निर्वात का वैक्यूम, जहां पे कुछ भी ना हो, जीरो नील, कोई माध्यम नहीं। तो कहता है ना, मान के चलो मेरे को एकदम कांच के शीशे में बंद कर दिया जा भैया, मैं कितना भी चिल्ला लूं तुम्हारे तक आवाज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच कोई माध्यम नहीं है। जैसे कि ध्वनि तरंगे, इसको माध्यम चाहिए। पानी की लहर, माध्यम चाहिए। तो पानी की लहर हो चाहे ध्वनि तरंग हो, इसको आगे बढ़ने के लिए, इन ऊर्जाओं को आगे बढ़ने के लिए माध्यम को आवश्यकता होती है। और जिनको माध्यम को आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलेंगे यांत्रिक तरंगे। दैट्स क्लियर? क्या आज समझ आया कि यांत्रिक तरंगे क्या है? इनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा,
विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। निर्वात में गमन कर सकते हैं मतलब माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं। जैसे कि सूर्य देखो पता नहीं कितना हजार किलोमीटर दूर है और हम यहाँ पे हैं, उसकी रोशनी बिना किसी माध्यम के यहाँ तक आ जाती है। क्या उसके सन की लाइट को यहाँ तक आने के लिए किसी रस्सी की, हवा की, पानी की जरूरत है क्या? नहीं है। बीच में निर्वात भी है, अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, इसलिए तो ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। अंतरिक्ष में कुछ है ही नहीं, बीच में निर्वात है, उसके बावजूद भी सन की लाइट आप देखेंगे पृथ्वी तक आ जाती है। वाई? बिकॉज लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिसको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसको आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी तरंगे जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी यात्रा कर लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। जैसे कि प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी होती है पूछा जाता है एग्जाम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर आगे बढ़ जाता है। कौन? लाइट। ठीक है, तो जैसे कि प्रकाश है, एक्सरे है, रेडियो तरंगे हैं, आगे और बताऊंगा, परम बैंगनी तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे हैं, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछेगा ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो बता देना ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है वो यांत्रिक तरंगे, और जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो अयांत्रिक तरंगे। ये बेटा जो यांत्रिक तरंगे बताया ना, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये दो कैटेगरी में बांटा जाता है। दो कैटेगरी करने का मतलब क्या है कि भैया ये कैसे टाइप के आगे बढ़ता है? सरपट आगे बढ़ जाता है दौड़ते दौड़ते, कि इसी से डिंग डोंग करते बढ़ता है? डिंग डोंग मतलब बेंदर टाइप, कैसे बेंदर कूद कूद के जाता है ना, बंदर की देखो ना कुदाई, या मेढक की चाल देखो, मेढक कैसे आगे बढ़ता है, पैर ऐसे कूदता है, फिर मेढक, मेढक का चाल देखो ना, जैसे टिंग टांग करके मेढक आगे बढ़ता है, या बंदर उछल कूद करके आगे बढ़ता है, या सीधा सीधा चींटी टाइप कैसे सरपट्टा चल दिया, या कछुआ टाइप का, कछुआ जैसे आगे बढ़ता है वैसे कछुआ टाइप का आगे बढ़ गया। तो कैसे आगे बढ़ता है माध्यम में, इसको कैटेगराइज करते हैं यांत्रिक तरंगे में। दो प्रकार के यांत्रिक तरंगे होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। दो अलग अलग कैटेगरी के तरंग दैर्घ्य। एक हमने क्या बताया? एक हमने बताया कि जो यांत्रिक तरंगे होती है ये दो प्रकार की, एक हमने डिफाइन किया अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, और दूसरा हम देखेंगे किसके रूप में? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं? कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत 90 डिग्री पे होता है। जब तरंग की गति कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसे टाइप का? बंदर ऐसा है, बंदर कैसे करता है? ऐसे कूदते कूदते जाता है, उछल कूद करते जाता है। तो जब बंदर टाइप का गति होगा, बंदर टाइप का गति होगा इस प्रकार से, उछल कूद करते हुए, उछल कूद करते हुए जाएगा, बंदर टाइप का या मेढक टाइप का, ऐसे गति को बोलते हैं लंबवत गति। और जब लंबवत गति होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट स्टार्ट हुआ, ऐसे कूदा बंदर, नीचे बैठ गया, या मेढक, मेढक को देखो ना, कभी मेढक ऐसा पल 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 जाता है क्या? नहीं। सांप जैसा जाता है क्या? नहीं। मेढक कूदेगा, फिर ऐसे बैठेगा, फिर कूदेगा, फिर बैठेगा। तो मेढक की गति देखना, मेढक की गति ऐसी होती है, मेढक की गति ऐसी होती है। तो जब बेटा लंबवत गति होता है, कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, ऐसी गति या ऐसी तरंगे कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें शीर्ष और गर्त के रूप में चलती है। इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको सिरिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिरिंग। ये ऊपर वाला सिंग टाइप का दिखाई दे रहा है ना, दो ठो सिंग, इसको बोलते हैं सिरिंग। ये ऊपर, ये सिरिंग, क्या है? सिरिंग। और नीचे वाला गड्ढा, इसको बोलते हैं गर्त। तो क्या बोलेंगे? गर्त। क्या बोलेंगे? गर्त। तो इसको सिरिंग और किसको गर्त बोलते हैं, समझ आ गया? ये आपका क्रिस्ट हो गया, ये आपका थ्रू हो गया। जैसे कि प्रकाश, जब भी प्रकाश आगे बढ़ती है, प्रकाश जब भी आगे बढ़ती है इसी टाइप का आगे बढ़ती है। तो सर अभी तो आप बताए थे प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, जी हाँ,
प्रकाश विद्युत चुंबकीय इसीलिए है क्योंकि उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश जब भी आगे बढ़ती है लंबवत गति करते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए प्रकाश भले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन यांत्रिक तरंग के किस टाइप के हैं? अनुप्रस्थ तरंग के टाइप के हैं। तनी हुई रस्सी, रस्सी को इधर बांध दीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए, आपको दिखाई देगा ऐसे लहरा लहरा, वही क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है सर? कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होती है, पैरेलल। कछुआ को देखो, कछुआ कैसे आगे बढ़ता है, ऐसे निकालेगा मुंडी, देखेगा अगल बगल में कोई नहीं है ना, मुंडी अंदर, फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर ऐसे मुंडी निकालेगा, फिर अगल बगल देखे कोई तो नहीं है ना, फिर आगे बढ़ेगा। मतलब जब इस प्रकार से गति हो, इस प्रकार से गति हो और इस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, ऐसे तरंग की गति को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंगे। कैसी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे में क्या हो रहा है? अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो रही है, और अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर हो रही है। इस प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे में। दूसरी तरफ अनुदैर्घ्य तरंगों को हम लोग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे देखते हैं। संपीड़न और विरलन मतलब, संपीड़न और विरलन जहां कंप्रेस्ड होगा, है ना, जहां कंप्रेस्ड होगा उसको संपीड़न, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, और विरलन मतलब जहां की डेंसिटी कम, उसको विरलन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपको डेंस दिखाई दिया होगा, यहाँ आपको ज्यादा डेंस, तो ये वाला जो पोर्शन है डेंस वाला, ये संपीड़न क्या कहलाएगा? संपीड़न। ये वाला पोर्शन देखिए कम डेंस है, ये वाला विरलन। तो जहां की डेंसिटी ज्यादा, जहां का घनत्व ज्यादा, उसको संपीड़न। जहां कण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे उसको संपीड़न, और जहां कण कम मात्रा में पाए जाएंगे उसको विरलन। जैसे कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे? अनुदैर्घ्य। पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, निम्न विकल्पों का चुनाव करें, इनमें से ध्वनि तरंगे किसके अंतर्गत आती है? ये कई बार व्यापम द्वारा पूछा गया है, शामिल है, पूछा जा सकता है। किसके अंतर्गत शामिल है? लाइक दैट। जैसे कि आपको दे देगा जे के एल, चार ऑप्शंस दे देंगे। जैसे कि आपको दे देगा यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे किसको बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों को। अयांत्रिक तरंगे किसको बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों को। ठीक है। और आपको देगा क्या? अनुप्रस्थ तरंगे, और एक और आपको देगा क्या? अनुदैर्घ्य तरंगे। चलिए इस प्रकार से दे देगा, ऑप्शन दे देगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए देगा जे एंड के इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी देगा जे एंड के एंड एल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देगा जे एंड एल इज द करेक्ट आंसर, और फिर दे देगा जे एंड एम इज द करेक्ट आंसर। चलिए एम है ना ये। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? कमेंट करके बताइए। सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दीजिए, जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि भैया ध्वनि तरंगे इनमें से किसके अंतर्गत आएगी। बस यही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं पूछे जाएंगे। बस आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी प्रश्न दे, चाहे कूट वाले दे, चाहे कथन करण वाले दे, चाहे कुछ भी वाला दे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनमें से जो ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगों के बारे में पहले देखते हैं। चार ऑप्शन में से पहला यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसको बोलते हैं? जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? यस सर। तो जे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम चाहिए।
अयांत्रिक तरंग मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग उसको बोलते हैं जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो भैया ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो होती है, तो ये वाला गलत आंसर। अगला, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसको बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे उन तरंगों को बोली जाती है जो लंबवत गति करता है। कैसी गति करता है? लंबवत। जिनके कण कैसी गति करते हैं? लंबवत, 90 डिग्री में। तो इसके कण लंबवत गति नहीं करते, इसके कण, ध्वनि तरंगों की जो कण है वो कैसी गति करती हैं? समानांतर, संपीड़न और विरलन वाले फॉर्म में। मतलब जे और एम करेक्ट आंसर है। जे और एम इज द करेक्ट आंसर। और जैसे कि मैं ऑप्शन देख रहा हूं, सारे बच्चों का आंसर है डी, है ना। जितने प्रतिभागी हैं सारे बच्चों का आंसर डी है, चाहे विषम दास महन जी हो, चाहे दिव्या नेताम, चाहे कल्याणी साहू। ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे एंड एम। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि यांत्रिक तरंगों को कंपन की दिशा के आधार पे, कंपन की दिशा के आधार पे दो और कैटेगरी में हमने बांटने का प्रयास किया। एक हमने बांटने का प्रयास किया अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा हमने बांटने का प्रयास किया अनुदैर्घ्य तरंग। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि कितने प्रकार के तरंगे हो सकते हैं। आगे क्लास में मैं संपीड़न और विरलन पे आपको बात करूंगा। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ तरंगों की परिभाषाएं हैं, जैसे कि तरंग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तरंग एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का वाइब्रेशन है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, एक प्रकार का कंपन है, जहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलना कंपन के थ्रू, है ना, क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। अब जैसे कि तरंग में हम लोग अलग अलग कैटेगरी को समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग टाइप्स को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कुछ शब्दावली की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। सबसे पहली बात, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो वेवलेंथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तव में तरंग दैर्घ्य लैम्डा है क्या चीज। कभी कभी पूछ लिया था भैया तरंग दैर्घ्य बोलते रहते हैं, पता ही नहीं है तरंग दैर्घ्य क्या है। लैम्डा है क्या चीज पता ही नहीं है, वेवलेंथ है क्या चीज पता ही नहीं है। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं वेवलेंथ है क्या चीज। मैंने आपको बताया कि तरंग कण की दिशा के लंबवत गति करता है। कैसी गति करता है? लंबवत गति करता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया? ये वाला क्या है? तुम्ही लोग कमेंट करके बताओ, ये वाला क्या है? इसको मैंने बोला है कि भैया ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये क्या है? तो मैंने आपको बताया ये गर्त है। इसको मैंने क्या बताया? स्ट्रिंग। इसको मैंने क्या बताया? गर्त। इसको मैंने क्या बताया? स्ट्रिंग। दैट्स क्लियर। कौन स्ट्रिंग है, कौन गर्त है? पृष्ठ, थ्रू। यस सर, समझ आ गए। तो बेटा दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी क्रमागत, क्रमागत। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों या दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को ही, डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो इसकी परिभाषा कैसी बोली जा सकती है? तो इसकी परिभाषा ये बोली जा सकती है, दो श्रृंगों या दो श्रृंगों या दो क्रमागत या लगातार बोल सकते हैं, दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक है मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी क्या होगा? मीटर ही होगा। क्या होगा? मीटर। वास्तव में इसका जो मात्रक है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम से। किससे? एंगस्ट्रॉम, है ना। किससे? एंगस्ट्रॉम। एक मीटर बराबर, सॉरी, एक एंगस्ट्रॉम बराबर
10⁻10 मीटर। ये तो वास्तव में तरंगदैर्घ्य है क्या चीज? तरंगदैर्घ्य मतलब दो स्ट्रिंग या दो क्रिस्ट या दो श्रृंग या दो श्रृंगों, दो लगातार शिखर या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम। क्या मात्रक है? एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर बराबर 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है आपको कि वास्तव में तरंगदैर्घ्य क्या है। दूसरी तरफ आयाम क्या है? आयाम, आयाम मतलब होता है जब तरंग आगे बढ़ती है तो हाईएस्ट पीक कितना ऊंचा गया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ठो ऊंचाई यहाँ पे इतना गया है, एक ठो ऊंचाई यहाँ तक गया, एक ठो ऊंचाई यहाँ तक, एक ठो ऊंचाई यहाँ तक, एक ठो ऊंचाई यहाँ तक। ये मान के चलो ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। सबसे ऊंचा कौन है? कमेंट करके बताओ। सबसे ऊंचा है सी। तो इस सी को, हाईएस्ट पिक को, हाईएस्ट ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन देखो इसकी मीटर देखूं तो यहाँ पे देखो ये इतना लंबा है, ये छोटा सा लंबा है, तो सी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम। आयाम किसको बोलते हैं? समझ आ गया? हाईएस्ट पिक आयाम कहलाता है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति पूरे किए गए कंपन, मतलब एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा, एक सेकेंड में कितना कंपन किया गया, इसी एक सेकेंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो आयाम क्या है? सबसे पहले आयाम को देखते हैं। आयाम एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, अधिकतम विस्थापन किसको बोलते हैं? अधिकतम विस्थापन, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन। ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने के लिए बना देता हूँ। एक ऊंचाई ये हो गया, यहाँ से यहाँ, एक ऊंचाई यहाँ से यहाँ, एक ऊंचाई समझो यहाँ से यहाँ, ए बी सी। तो सी की हाइट ज्यादा, यही क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। तीसरा बिंदु आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या की एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, इसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। एक और होता है आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम किसको बोलते हैं? आवर्तकाल किसको बोलते हैं? अभी मैंने क्या बताया? एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाए गए, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, ये कहलाता है आवर्तकाल। तो भैया टाइम को बता रहे हैं, तो टाइम का मात्रा क्या होगा? सेकेंड। तो ये 1/t दैट इज सेकेंड इनवर्स। तो इसी को आपसे पूछा जाएगा कि आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है। तो आवर्तकाल एक कंपन पूरा करने में लगा समय है, आवृत्ति क्या है? एक सेकेंड में पूरे किए गए कंपन की संख्या है। ठीक है, चलिए इसके रिलेशंस के बारे में बात करता हूं, है ना। इसके रिलेशंस के बारे में बात करता हूं, तो ये होता है वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, मतलब v बराबर एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला है। अब इससे कल मैं आपको गणितीय क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, गणितीय प्रश्न कराने वाला हूं कल, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। v मतलब वेलोसिटी, वेग, ये आवृत्ति, ये दूरी। क्योंकि भैया वेग बराबर क्या? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? लैम्डा। समय क्या है? आवृत्ति का अपोजिट है, ये ऐसे होना चाहिए था, लैम्डा अपॉन टी। तो ये अपॉन टी को मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया हूं, तो 1/t इक्वल टू क्या होता है? याद रखना है, 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि 4 बराबर क्या? दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी क्या था? लैम्डा। ठीक है, तो कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच जितने प्रतिभागी जुड़े थे। एक बार पुनः बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारी सारी बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे सीजीएसआई, चाहे सीजीपीएससी, सारे के सारे बैच हमारे साथ पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे आपको देखने को मिल जाएगा।